हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम गेट केमिकल इंजीनियरिंग की सॉल्यूशन सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हम हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और मास ट्रांसफर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मास ट्रांसफर के रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि थे 30, 34 एंड 47 जो पूछे गए थे गेट 2020 में, उनके सॉल्यूशन किस तरीके से हैं और उनमें जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको आप किस तरीके से बड़े आसानी से जान सकेंगे और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उनकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उन वीडियोस को भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने एमिनेंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, रेड बटन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेट में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30, जो कि था कंसीडर द इक्विलिब्रियम डेटा फॉर मिथेनॉल वाटर सिस्टम एट 1 बार गिवन इन अ फिगर बिलो। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है इक्विलिब्रियम कर्व के रिलेटेड और उसमें आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं। A distillation column operate at 1 bar is required to produce 92 mole% methanol. The feed is saturated liquid. It is an equimolar mixture of methanol and water. The minimum reflux ratio. तो आपको पूछा गया है मिनिमम रिफ्लक्स रेशो क्या है। आपका जो फाइनल डिस्टिलेट है उसमें दिया हुआ है 92 मोल परसेंट ऑफ मिथेनॉल। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर है, फीड इज सैचुरेटेड लिक्विड और आपकी जो फीड है वो इक्यूमोलर मिक्सचर है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताता हूं जहां आपको फीड से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो आपके पास एक इक्विलिब्रियम कर्व है, ये आपका एक इक्विलिब्रियम कर्व है, ठीक है। अब ये जो है आपका ऑपरेटिंग कर्व है। अब इसमें तो आपको फीड दी है 0.5 की, तो इस पॉइंट पे आप आएंगे, ठीक है। चलिए, अब जो आपको बोला गया है सैचुरेटेड लिक्विड, तो सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब होता है जो फीड पॉइंट है इससे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अगर आपको ये बोल देता सैचुरेटेड वेपर, तब आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फीड। और अगर आपको बोलता पार्शियली वेपर एंड लिक्विड है, तब आप इसमें डायगोनली ड्रॉ करते। तो यहाँ पर आपको जब बोला गया है सैचुरेटेड लिक्विड, तो आपको वर्टिकली प्रेस करते हुए जाना है और यहाँ आप पहुंच जाएंगे 0.5 एंड 0.78 पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके, इन कोऑर्डिनेट्स को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेट्स। तो बस अब आपको मिनिमम रिफ्लक्स रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, दोस्तों इस मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के फॉर्मूले बहुत सारे अवेलेबल हैं अलग अलग बुक में, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स डी माइनस वाई डैश ओवर वाई डैश माइनस एक्स डैश, और ये वाई डैश एक्स डैश क्या है, ये है आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कर्व। तो आपको ये इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 0.50 एंड 0.78। अगर इस क्वेश्चन में बोल देते कि जो फीड है वो सैचुरेटेड वेपर है, तब आप इस कोऑर्डिनेट का यूज करते, लेकिन इनको यूज नहीं करना है क्योंकि फीड दी है सैचुरेटेड लिक्विड, तो आपको इनको यूज करना है। तो बस आपको XD दिया हुआ है, XD क्या है, जो आपको डिजायर्ड है डिस्टिलेट में कंपोजिशन विच इज 0.92। तो आपको RM का कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, 0.92 माइनस 0.78 डिवाइड 0.78 माइनस 0.50, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.5। और देखा आपने कि एक लाइन में आपका इस आंसर को आपने पा लिया। बस आपको ये फॉर्मूला फिट करना था और इस फॉर्मूले के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेट आप यूज कौन से करेंगे। आपको वहां पे दो कोऑर्डिनेट दिए, तो लेकिन आपको जब पता है कि फीड इज सैचुरेटेड,
तब आपको वर्टिकली जाना है और आपने इन कोऑर्डिनेट को यूज करा और अपना बी आंसर सिलेक्ट करा विच इज 0.50। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसमें किसी भी तरीके से डाउट में है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34 और इस क्वेश्चन को देख के आप डरिएगा बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल अपना थिंकिंग बढ़ाना होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है, नंबर वाइज कैलकुलेशन आपको नहीं करना। तो चलिए पढ़िए। Equilibrium data for a binary mixture of E and F at two different pressure is shown in figure। यहाँ पर आपको E and F का एक मिक्सचर दिया है और आपको दो प्रेशर दिए हुए हैं 20 किलो पास्कल 100 किलो पास्कल। मोल फ्रैक्शन ऑफ E in liquid and मोल फ्रैक्शन ऑफ E in vapor। यहाँ पर आपको E का कर्व दिया है जो कि आपको सेपरेट करना है और ये इक्विलिब्रियम कर्व है जो कि डैश लाइन से रिप्रेजेंट है। ठीक है, it is desired to process a feed containing 80 mole% of E and 20 mole% of F, obtain a product with a purity 99.5 mole% E, a sequence of two distillation column, one operating at P1 and another is P2 is employed for this operation। तो आपको ये बताना है कि P1 P2 में से किसका प्रेशर क्या होगा और आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है E वो आपको कहां से मिलेगा, फ्रॉम द बॉटम साइड और फ्रॉम द अपर साइड। चलिए अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, अब इनके ऑप्शंस को देख लीजिए। यहां पर बोला है, पहले तो एक लाइन और बोली है, मोल फ्रैक्शन ऑफ E in the distillate obtained from column 1 is 0.9 if the column pressure P1 and P2 in kilopascal, which one of the following is correct। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है क्या। ई है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि आपको मिलेगा 99.5 मोल परसेंट पे। ओके, नाउ अब आप इस इक्विलिब्रियम कर्व को देखिए और यहां पर ई का 0.9 तो एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, अगर आप 0.9 यहां से आप वेपर फॉर्म में मिलेगा आपको। ओके, तो 0.9 आप जब जाओगे तो यहां से ये पहले 20 किलो पास्कल की लाइन को टच कर रहे हैं, 100 की तो कर ही नहीं रहा। तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम कर्व के बहुत पास है। ये जो डिफरेंस होता है इक्विलिब्रियम कर्व और ऑपरेटिंग लाइन का, यही होता है ड्राइविंग फोर्स ऑफ सेपरेशन। ओके, तो आपको पहले क्या मिलेगा 20 किलो पास्कल। तो आप पहले ऑप्शन में जाके ये देखिए कि आपके P1 में 20 किलो पास्कल क्या है। तो ये तो हो गया 20 किलो पास्कल पर, यानी कि सी और डी में से एक आंसर आपका हो सकता है। तो ए और बी तो हट गए। चलिए अब दूसरे वाले का हो गया 100 किलो पास्कल ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 100 है। लेकिन अब आपकी बात आई कि आपका जो ई है यानी आपका जो डिजायर प्रोडक्ट है वो आपको अपर सेक्शन में मिलेगा या आपको लोअर सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जब आप 100 किलो पास्कल को यहां से फॉलो करना शुरू करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम कर्व के डाउन साइड में है। बोलिए आपको दिख रहा है 100 किलो पास्कल की जो लाइन है ऑपरेटिंग लाइन वो एक डाउनवर्ड लाइन है, डाउनवर्ड लाइन है। और इस डाउनवर्ड लाइन का मतलब है कि 100 किलो पास्कल का जो प्रोडक्ट है वो इसका एक बॉटम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 किलो पास्कल की लाइन की देखनी थी और इस लाइन के थ्रू अब जब आप जाएंगे तो 100 किलो पास्कल डाउनवर्ड साइड है, तो यहां पर हो गया ई आपको डाउनवर्ड साइड मिलेगा। यानी कि आपका क्या हो गया P1 is 20, P2 is 100, high purity E is recovered from the bottom of the column। D is correct answer। देखा आपने इतने बड़े क्वेश्चन को बस आपने अपना माइंड अपने लॉजिकल तरीके से यूज किया और आपका आंसर मिल गया। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गेट 2020 में अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47 जो कि था 2 मार्क का क्वेश्चन।
ओके, तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा सॉल्यूशन के। आपको जो भी मेथड आपके हिसाब से सूटेबल हो आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही मेथड बड़े आसानी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आपको पेपर में बैठ के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए कि आपको एक मेथड नहीं आ रहा है तो आप दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। Two ideal cross-current stage operate to extract P from the feed containing P and Q. P और Q की आपको पास फीड है जिसमें से P आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, द मास फ्लो रेट ऑफ P and Q fed to stage 1 is 1000 and 10,000 kg per hour respectively. Pure S is injected at mass flow rates of 500, 5000 and 15,000 kg per hour to stage 1 and stage 2 respectively. The components Q and S are immiscible. The equilibrium relation is given by Y star equal to 1.5x, where x is the mass of P per unit mass of Q in the raffinate and Y star is the mass of P per unit mass of S in the extract stream, which is in the equilibrium with the raffinate. The mass flow rate of P in the raffinate from stage 2 is, यानी यहां पर आपके पास P की फ्लो रेट क्या होगी, सिर्फ P की पूछ रहे हैं, टोटल रैफिनेट की नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है P का फ्लो रेट रैफिनेट का स्टेज 2 में क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने दिए हुए क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आपको सॉल्वेंट जो दिया गया था स्टेज 1 में 5000 एंड स्टेज 2 में 15,000 kg पर आवर। जो आपको फीड दी थी वो थी P प्लस Q की, जिसमें P था 1000 एंड Q था 10,000। तो अगर मैं यहाँ पर P का अगर परसेंटेज निकालूं तो ये 10% होगा। ठीक है, चलिए यहां मैंने एक्सट्रैक्ट को बोल दिया E1 और एक्सट्रैक्ट 2 को बोल दिया E2। रेफिनेट 1 स्टेज से जो निकला उसको बोला R1 और जो 2 से निकला उसे बोला R2। तो अब आपको करना क्या है, आपको बताना है P जो कि रेफिनेट 2 में कितना था और आपको रिलेशनशिप दी हुई है यहाँ पर Y स्टार इक्वल टू 1.5x। ओके, और यहाँ पे Y स्टार क्या है, यहाँ पे Y स्टार है मास ऑफ P डिवाइड मास ऑफ S। ठीक है, और X है मास ऑफ P डिवाइड मास ऑफ Q। तो ये आपको दिया है रेफिनेट में और Y का पॉइंट दिया है आपको एक्सट्रैक्ट में। अब आपको सबसे पहले यूज क्या करना है वो आप देख लीजिए। तो आपको मटेरियल बैलेंस आपको आता है। अब मटेरियल बैलेंस लगाइए सबसे पहले स्टेज 1 पर। ठीक है, एट 1 यूज मटेरियल बैलेंस। और इस मटेरियल बैलेंस को लगाने से पहले आप सॉल्यूट फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट होता है आप उसको याद रखिए कि सॉल्यूट फ्री का मतलब Q की वैल्यू जितनी यहां थी उतनी ही रेफिनेट में होगी, उतनी ही रेफिनेट 2 में होगी, क्योंकि क्वेश्चन में यहां लास्ट में बोला गया है, देखिए Q एंड S आर इमिसिबल। तो ये इमिसिबल का मतलब ये हुआ कि S की जो स्ट्रीम है वो E1 के अंदर Q को नहीं आने देगी और जो Q है वो S को नहीं आने देगा। ओके, तो यहां पर होगा S प्लस P और यहां पर होगा Q प्लस P। यहां पर S नहीं आएगा और यहां पर Q नहीं आएगा। चलिए अब आप सबसे पहले मटेरियल बैलेंस को यूज करिए। तो यहां पर क्या था, आपके पास Q था, आपने S इंट्रोड्यूस किया
और यहां से E1 निकला प्लस यहां से R1 निकला। अब आपको Q तो पता है क्या है, वो 10,000 और S भी पता है आपको 5,000। तो E1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, क्योंकि R है हमारा 10,000, तो आपका E1 की वैल्यू आ गई 5,000। ओके, अब इस E1 की वैल्यू के आने के बाद आपको लगाना है अपना मटेरियल बैलेंस ऑफ P कंपोनेंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कंपोनेंट P के लिए स्टेज 1 पर मटेरियल बैलेंस लगाएंगे और XPQ in feed, YP solvent in S, XP in raffinate 1 and YP in extract 1। तो हमको इसका कंपोजिशन कितना दिया है, 10%। ठीक है, Q की वैल्यू हो गई हमारी 10,000। ये हमको 0 दिया हुआ है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। उसके बाद XP आप एज इट इज यूज करेंगे क्योंकि आपको तो कैलकुलेट करना है, और R की वैल्यू है 10,000। YP का रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो YP का जब आप रिलेशन यूज करेंगे विच इज 1.5 XP। ओके, और E1 की वैल्यू है 5,000। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे XP रेफिनेट इन 1, तो वैल्यू निकल कर आएगी 0.0571। और जब आपको P की वैल्यू मतलब P का फ्लो रेट रेफिनेट 1 में कितना है, तब आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहां पर करेंगे फ्लो रेट ऑफ P, ओके, इन रेफिनेट 1। तो यहां पर आप करेंगे XP1 मल्टीप्लाई R1। तो XP1 कितना है 0.0571 मल्टीप्लाई 10,000, तो यहां पर वैल्यू निकल कर आएगी 571 kg पर आवर। सिमिलरली आपको अब कैलकुलेट करना है R2 के लिए, तो आपने R1 के लिए कैलकुलेट कर लिया, ये आपका आंसर नहीं है। अगर वो आपसे पूछते P की वैल्यू R1 में कितनी है, तब आप इस आंसर को यहाँ पर लिखने के बाद आपका आंसर यही हो जाता, लेकिन आपको पूछा है R2 के लिए। अब जिस तरीके से हमने कंपोनेंट P को स्टेज 1 में यूज किया था, सिमिलरली हम कंपोनेंट P को स्टेज 2 पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे XP एट रेफिनेट 1 R1 प्लस YP एट सॉल्वेंट S, XP एट रेफिनेट 2 R2 एंड YP इन एक्सट्रैक्ट 2 इज E2। और यहाँ पे आपको दिया है Y2 इक्वल टू 1.5 X2। ओके, ये वाला रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है, तो इसको आपने कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले, 0.0571 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 0 क्योंकि ये प्योर है, और इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है XP2, R2 की वैल्यू है 10,000 प्लस इसकी वैल्यू को आपने रिप्लेस किया 1.5 XP2 और इसकी वैल्यू है 15,000। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब ये आपने पूछा नहीं कि ये 15,000 क्यों हुआ, ये सिमिलरली हुआ जिस तरीके से हमने E1 की वैल्यू निकाली थी। तो E1 की वैल्यू में Q मिसिबल नहीं है ना, तो वही वैल्यू S की होगी। ओके, तो यहां से आप XP2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल कर आएगा 0.01756। तो यानी कि P की जो वैल्यू है इन रेफिनेट 2, तो आपने वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, XP2 मल्टीप्लाई R2 टोटल है, इसमें एक अलग अलग कंपोनेंट है, तो उसका जो फ्रैक्शन आया है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ये है 10,000। तो जो XP की लास्ट वैल्यू आई है वो है 175.6 kg पर आवर, और यही आपका आंसर था, जो कि आपने 2 बार मटेरियल बैलेंस को यूज करके फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें पूछा गया था इंटीजर फिलअप करिए, तो आप यहां पर इंटीजर फिल कर दीजिए 176, और जो आपको रेंज दी थी क्वेश्चन में वो थी 171 से
181। तो ये तो हो गया मेथड 1। अभी मैं आपको मेथड 2 बताता हूं जो कि बहुत छोटा मेथड है, जिससे आप बहुत आसानी तरीके से निकल ले आएंगे आंसर। ये कन्वेंशनल मेथड था, 2 बार मटेरियल बैलेंस लगाने के बाद। चलिए तो मैं आपको बताता हूं मेथड नंबर 2। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं मेथड 2 में हमें शुरुआत कहां से करनी है। मेथड 2 की शुरुआत आप करेंगे जो आपको इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया हुआ है y स्टार इक्वल टू 1.5x। यहाँ y स्टार क्या है, मास ऑफ p अपॉन मास ऑफ s, और x है आपका मास ऑफ p अपॉन मास ऑफ q। तो जो x को कैलकुलेशन की है वो है रेफिनेट में, और जो y की कैलकुलेशन की है वो है एक्सट्रैक्ट में। अब आपको पूछा है सिंपल कि रेफिनेट 2 में p कितना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए सबसे पहले फॉर स्टेज 1 आपके जो रेफिनेट सेक्शन है उसमें x kg पर आवर ऑफ p आया है, ठीक है। तो आपने यहां पर माना लेट x इज अ फ्रैक्शन ऑफ p kg पर आवर इन रेफिनेट 1, ठीक है। तो आपको y स्टार में क्या होगा, जो आपका y स्टार है, जो आपके पास वैल्यू थी p की, वो कम हो जाएगी ना। तो चलिए आपके पास पहले कितना था p 1000, उसमें से x कम हो गया, वो कहां चला गया, एक्सट्रैक्ट होके चला गया। और आपका s कितना था 5000, क्योंकि इसका रेशियो ऐसा ही है, इक्वल टू 1.5। x की वैल्यू क्या है, आपने x एक्सट्रैक्ट किया है, x आपका रेफिनेट की स्ट्रीम में गया है, और इसकी वैल्यू है 10,000। यहां से इस इक्वेशन को जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 571.43 kg पर आवर। ये तो हो गया आपका स्टेज 1 का सॉल्यूशन एक लाइन में देखा। अब आप स्टेज 2 के लिए भी सिमिलरली अप्रोच करिए। तो आपके पास कितना है 571 आपने फीड किया, और उसमें से x कुछ मटेरियल निकल गया, और अब की बार आपने सॉल्वेंट कितना सप्लाई किया था 15,000, और यहां पर 1.5 x सप्लाई रेफिनेट में आया, और 10,000 आपका Q था। तो जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 175.8 kg पर आवर। तो आप यहाँ पे इंटीजर की जो वैल्यू फिट कर देंगे वो हो जाएगी 176, और जो आपको रेंज दी थी 171 टू 181। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए आपने सिर्फ एक स्टेप यहाँ लगाया है और एक स्टेप यहाँ लगाया है, आपके 2 स्टेप में आपके पास आपका आंसर है। अगर आपसे वो P1 के लिए R1 में बोलते तो यहीं आप रुक जाते, लेकिन आपसे बोला R2 के लिए तो आप अगले स्टेप पर भी गए। तो देखा आपने मेथड 2 कितना आसान था मेथड 1 के कंपैरिजन में, लेकिन आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा जी। तो ये थे अभी तक के सारे क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे गेट 2020 में। तो दोस्तों आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो में यूज किए गए मेथड आपको कैसे लगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों लाइक बटन और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना भी नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में हम गेट 2020 का आईपीसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल के सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप अपने सभी फ्रेंड्स सीनियर जूनियर को बोल दीजिए कि इस चैनल पर आकर वो अपने प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से वो अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए और अपना अच्छे से ध्यान भी रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच।